वेलकम टू वन बायोलॉजी। आप स्टार्ट करते हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में वीडियो नंबर 2 और वो वीडियो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। इसका पहला वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 1 था जो कि इंट्रो पार्ट था इस चैप्टर का, जिसमें हमने समझा था कि आगे के वीडियोस में या पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है। देन ये वीडियो नंबर 2 के अंदर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो है ये सारी चीज़ें। फर्स्ट हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एग्जैक्ट मीनिंग समझेंगे डेफिनेशन में। देन हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, यानी कि अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनमें से ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे इंडिविजुअल्स को बनाते हैं और अपनी जो है जनरेशन को कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लोन्स के बारे में, क्लोन्स क्या होते हैं और क्लोन वर्ड जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही हमको सुनने में मिलता है या पढ़ने के लिए मिलता है। देन हम देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक इवेंट है जिसके अंदर अलग अलग मेथड्स होंगी। क्यों? क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो रिप्रोड्यूस तो करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनकी मेथड्स क्या होती हैं, काफ़ी डिफरेंट होती हैं। और फाइनली हम देखेंगे एक छोटा सा पॉइंट जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया था R.H. विटेकर ने। ये टॉपिक जो है आपकी बुक के अंदर इस चैप्टर के अंदर नहीं है, यहाँ पर हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा, यानी कि वो जो भी एग्जाम्पल्स होंगे और वो अलग अलग मेथड्स करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वो ऑर्गेनिजम्स जो 5 किंगडम है वो कौन सी किंगडम में बिलोंग करते हैं। अगर आपको वो किंगडम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स याद रहेंगे तो आपको ये टॉपिक ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा और आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं वन बायोलॉजी पे तो इसको सब्सक्राइब कर ले। क्लास 11th एंड 12th की बायोलॉजी इजी समझना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करें। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पॉइंट क्या है, डेफिनेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। अगर हम इसकी डिटेल में डेफिनेशन को समझें, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, जिसके अंदर ए सिंगल पेरेंट, कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, सिंगल, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है किस प्रोसेस में, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व। और दूसरा वर्ड हम यूज कर सकते हैं क्या, पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस, क्या बनाने के लिए, ऑफस्प्रिंग्स, या कहें उसका दूसरा वर्ड हम बोल सकते हैं क्या, यंग वंस। तो ये हो गई इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई एक इंडिविजुअल है वो अपने जैसे दूसरे इंडिविजुअल को बनाता है, जिसको हम ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं, बच्चे कहते हैं या यंग वंस कहते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट है वो कितने होते हैं, ए सिंगल पेरेंट, यानी कि कोई एक ही इंडिविजुअल अपने जैसा दोबारा बना पाता है, उसको एक दूसरे सेक्स या दूसरे जेंडर की ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। दो ऑपोजिट सेक्स होते हैं, दो ऑपोजिट जेंडर के लोग होते हैं और वो जब रिप्रोड्यूस करते हैं तब उस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पर केवल एक ही इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो इसकी डेफिनेशन में ही आप इंक्लूड कर सकते हो, विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, यानी कि रिप्रोडक्शन के टाइम पर या उसके पहले कोई भी जो पेरेंट है, जो भी इंडिविजुअल है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उसमें गैमेट्स बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, और बनने के बाद में वो यूज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। इस पॉइंट को हम आगे जब एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तब डिटेल में समझेंगे। फाइन, तो डेफिनेशन के अंदर हमें केवल ये 2 पॉइंट को समझना है। हो गया फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट हमें देखने हैं क्या, एग्जाम्पल्स, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर केवल कुछ ही एग्जाम्पल्स दिए हैं, उन्हीं को समझेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं क्या,
जो बहुत छोटी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, एमीबा, जिसका सूडोपोडिया होता है। एमीबा हमने शायद 7th-8th क्लास से स्टार्ट कर चुका है इसके बारे में पढ़ना। एमीबा, पैरामीशियम, देन प्लांट्स, फंगस, एनिमल्स। अब कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं? हाइड्रा, यीस्ट, एल्गी। इन सब के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी? किस टाइप की रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम एक एक को समझेंगे डिटेल में, किस तरीके से एसेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जैसे इंडिविजुअल्स को बनाते हैं। क्लियर? सेकेंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे? क्लोन्स, यानी कि क्लोन मतलब क्या है? क्लोन एक वर्ड है जो किसको बोला गया है क्लोन? यहाँ पे कुछ नहीं, जो ये डेफिनेशन है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसके अंदर दो चीजें हैं। एक क्या? एक पेरेंट है और दूसरा क्या हो जाता है? ऑफस्प्रिंग हो जाता है, यानी कि यंग वंस, बच्चे हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो यंग वंस होते हैं इन्हीं को बोला जाता है क्या? क्लोन्स। अब इनको क्लोन्स क्यों बोला जाता है? जरूरी नहीं है हर बार उनको क्लोन्स बोला जाए, लेकिन एक दूसरा टर्म दिया गया है। अगर क्लोन वर्ड आपको कभी भी देखने को मिलता है बुक के अंदर कोई एक ऑर्गेनिज्म के सामने कि ये एक क्लोन है, तो आप समझ जाओ कि वो जो क्लोन है, जो वो यंग वंस है या जो वो ऑफस्प्रिंग है, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होकर ही आया होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुई होगी तभी जाकर एक क्लोन बना हुआ है। अब इसको हमने क्लोन क्यों टर्म दे रखा है? जब हमने यंग वंस बोल दिया, ऑफस्प्रिंग बोल दिया, अगर मैं बोलूं कि केवल ऑफस्प्रिंग वर्ड है एक, तो ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके कोई ऑर्गेनिज्म भी दे सकता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके भी। तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा दो ऑफस्प्रिंग के बीच में कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होकर आया है कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होकर आया है? तो सिंपल, अगर हम क्लोन वर्ड डाल देंगे वहां पर तो समझ में आ जाएगा कि वो कौन सी मेथड से आया है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है क्लोन के बारे में? क्लोन्स जो होते हैं वो होते हैं 100% जेनेटिकली सेम, जेनेटिकली सेम या सिमिलर, यानी कि जो पेरेंट होता है उसमें जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, वो चाहे न्यूक्लियस के अंदर हो या एज इट इज सेल के अंदर पड़ा हुआ हो, और उस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है या आरएनए है, और जितना अमाउंट डीएनए का होगा सेम डीएनए बिल्कुल उसके यंग वंस में मिलेगा। बिल्कुल भी कह सकते हैं कि जरा सा माइन्यूट डिफरेंस भी नहीं होता, तभी हम उनको क्लोन्स कहते हैं। वहीं हम अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसके अंदर भी पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वहां पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, यंग वंस बनते हैं। उनको हम क्लोन्स नहीं बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर वेरिएशंस देखने को मिल जाती हैं। किस तरह की वेरिएशंस? जैसे हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, हमें पता है कि हाँ हमारे पेरेंट्स हैं, पापा हैं, एक मम्मी है। हम थोड़ा थोड़ा अपने मम्मी पापा दोनों से रिजेंबल करते हैं। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया जाए और उनके पापा मम्मियों को खड़ा कर दिया जाए, तो आप ये देख के बोल सकते हो कि हाँ ये वाला बेटा इनका लग रहा है, ये बेटी इनकी लग रही है, थोड़ा थोड़ा सा मैच हो रहा है, फीचर्स मैच हो रहे हैं, लेकिन 100% सेम नहीं है। अगर आप एक मम्मी को और उसकी बेटी को या उसके पापा और उसके बेटे को खड़ा कर दोगे तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये पापा हैं, ये थोड़े एजेड दिख रहे हैं, इनका चेहरा थोड़ा डिफरेंट है, ये इन्हीं का बेटा है, थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है बट थोड़ा सा मैच भी कर रहा है। तो ये थोड़ा थोड़ा वाला जो वर्ड होता है ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है और अगर एक पेरेंट खड़ा हुआ है, सपोज एक ये पेरेंट है, तो उसका जो यंग वंस बनेगा वो बिल्कुल सेम होगा। आप कह ही नहीं सकते कौन सा पेरेंट है और कौन सा यंग वंस है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया इतना पॉइंट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या? डिफरेंट मेथड्स की। हम लोगों को यहाँ पे अलग अलग टेक्निक्स पढ़नी है, मेथड्स पढ़नी है, जो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स अपनाते हैं। क्यों अपनाते हैं? ताकि वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके। अब हमको यहाँ पे अलग अलग मेथड्स क्यों पढ़नी है? मेथड्स हम बाद में देखेंगे, एक छोटी सी स्टोरी को समझते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है अमीबा, पैरामीशियम, प्लांट्स है, एनिमल्स है, हाइड्रा, यीस्ट, एल्गी, बहुत सारी चीजें हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक इंडिविजुअल है जो है क्या? एक पोटैटो। क्या है? एक आलू है मेरे पास में। ये हो गया आलू कुछ इस तरीके से। फिर मैंने एक ले लिया क्या? यहाँ पे मैंने ले ली एक एल्गी, फाइन। फिर मैंने एक ले ली यहाँ पर यीस्ट। यीस्ट यानी कि जो बेकरीज में, कन्फेक्शनरी आइटम्स में डलता है। जब आप ब्रेड खाना पसंद करते हो तो उनको पता होगा, ब्रेड पिज्जा जो होता है
वो मैदा के अंदर यही ईस्ट को डाला जाता है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिए को, तभी जाके वो मैदा फर्मेंट करता है और उसका ब्रेड, बंस या जो भी है पिज्जा बनाना चाहे वो बना सकते हैं। तो ये हो गया बेकरी इंडस्ट्री के अंदर। फाइन। और एक आपने बहुत ज्यादा सुना होगा वर्ड, क्या? एमीबा। ये तो बहुत बार सुना है। सूडोपोडिया लाइक इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या समझना है, इसमें मैं मेथड्स नहीं बताने वाली हूँ। यहाँ पे एक चीज है, कैसी? पोटैटो को मैंने क्या किया, इस पोटैटो को मैंने मिट्टी के अंदर डाल दिया, ठीक है, नीचे दफना दिया इस पोटैटो को, और इस पोटैटो में छोटी छोटी बर्ड्स आई हुई थी। बर्ड्स मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जब आलू आपके घर में ज्यादा दिन तक रखे रह जाते हैं, आप यूज नहीं कर पाते हो, तो उसके अंदर छोटे छोटे व्हाइट कलर के और लाइट ग्रीन कलर के बर्ड्स निकलने लगते हैं, तो उनको बोलते हैं बर्ड्स। ऐसे आलू को जिसमें से बर्ड्स निकल रहा है, अगर मैं मिट्टी के अंदर डाल दूं तो कुछ दिनों बाद अपने आप नहीं, मैं इसमें पानी भी डालूंगी, तब जाकर ये बर्ड्स में से क्या होंगे, प्लांट्स निकल के आ जाएंगे। और ये प्लांट क्या देंगे, आलू ही देंगे, टमाटर तो देंगे नहीं क्योंकि ये आलू है, तो आलू का प्लांट आलू देगा और उसमें से मुझे क्या मिल जाएंगे, और बहुत सारे पोटैटोज मिल जाएंगे। तो मैंने बोला वाह, बहुत अच्छी मेथड है। पोटैटो आता है, प्लांट्स में आता है, तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके इसने बहुत सारे पोटैटोज बना दिए। तो मुझे नहीं पता था कि जो एमीबा होता है वो भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, बट उसकी मेथड डिफरेंट होती है। मैंने बोला एमीबा से कि तुम भी इसी कैटेगरी में आते हो, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके, तुमको भी मैं क्या मिट्टी के अंदर डाल दूं और तुम भी मुझे बहुत सारे एमीबास दे दोगे क्या? एमीबा ने मना कर दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता हूँ, लेकिन मुझे जब अपने जैसे दूसरे एमीबास बनाने होते हैं तो मैं सिंपल अपने आप को डिवाइड कर लेता हूँ और इस तरीके से 2 एमीबास बन जाते हैं। मैंने बोला अच्छा, अच्छी बात है। तो सेम बात मैंने पोटैटो को बोली कि पोटैटो मैं तुमको कट कर देती हूँ 2 पार्ट में और फिर तुम ग्रो कर जाओ, दूसरे दूसरे पोटैटोज बना लो जैसे एमीबा कर रहा है। तो उसने बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है तो इन सब की अलग अलग मेथड है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स पढ़नी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पोटैटो ने भी रिप्रोडक्शन किया, अपने जैसे दूसरे पोटैटोज बनाए, एमीबा ने भी रिप्रोडक्शन किया, इसी तरीके से यीस्ट, एल्गी सब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। एक ही पोटैटो ने अपने जैसे दूसरे पोटैटोज दिए, इसको किसी दूसरे मेल पोटैटो या फीमेल पोटैटो की जरूरत नहीं पड़ी। सेम एमीबा को भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई मेल एमीबा या फीमेल एमीबा भी की जरूरत नहीं पड़ी, उसने अपने आप ही अपने जैसे इंडिविजुअल्स बना लिए। तो किया तो सबने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस, लेकिन सबका तरीका अलग था, तो तरीका अलग है तो इसीलिए मेथड्स अलग हैं। अब हमको यहाँ पे पढ़नी है डिफरेंट मेथड्स। अब हम उनके नाम समझते हैं। कैसे? फर्स्ट मेथड रहेगी क्या, सेल डिवीजन। बहुत ही सिंपल मेथड, यानी कि जो भी सेल है, जो भी इंडिविजुअल है, इनकी जो भी सेल्स होते हैं वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं और उनका रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट होती है क्या, बाइनरी फिजन। फिजन मतलब टूटना, न्यूक्लियर फिजन, जब न्यूक्लियस ब्रेक होता है एनर्जी निकलती है, यहाँ पर फिजन हो रहा है क्या, बाइनरी, यानी कि जो भी इंडिविजुअल टूट रहा हो या कुछ भी ब्रेक हो रहा हो वो केवल 2 पार्ट में डिवाइड होगा, बाइनरी फिजन। और जैसे वो डिवाइड होगा तो ये प्रोसेस तो हुआ, ये हुआ एक तरीका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइन। अब होगा क्या, थर्ड हमको पढ़ना रहेगी मेथड फ्रैगमेंटेशन, यानी कि कोई भी एक इंडिविजुअल है उसमें से कोई पार्ट होगा जो छोटा सा फ्रैगमेंट होगा और वो बाद में चल के एक बड़ा इंडिविजुअल बन जाएगा। तो फ्रैगमेंट्स हो गए, कोई एक इंडिविजुअल टूटने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और वो टुकड़े अपने आप जाके बड़े हो गए, तो ये हो गया फ्रैगमेंटेशन। एग्जाम्पल्स के साथ में इन डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हो गया क्या, बर्डिंग। एक छोटी सी ग्रोथ हो जाती है बॉडी के अंदर, वो बॉडी किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो सकती है, उसके अंदर जो भी एग्जाम्पल्स होंगे वो हम देखेंगे। वो ग्रोथ इतनी कैपेबल होती है कि वो अपने जिसमें से निकली है इंडिविजुअल से उसी इंडिविजुअल को दोबारा बना देगी। फोर्थ देन रहेगा क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोरुलेशन, यानी कि स्पोरुलेशन वर्ड आया है स्पोर से। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं स्पोरुलेशन मेथड से, वो बनाते हैं छोटे छोटे स्पोर्स। और ये स्पोर्स क्या करते हैं, जब इनको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, तो ये जिसके अंदर से निकले होते हैं उसी के जैसे बिल्कुल बन जाते हैं, बड़े होकर। तो ये हो गई स्पोरुलेशन मेथड। और लास्ट मेथड रहेगी क्या, जिसके अंदर काफी सारी चीजें पढ़नी रहेगी, जिसका एक अलग वीडियो बनेगा क्योंकि ये एक वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, बट नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझ में आएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है जो प्लांट्स में देखने को मिलती है। बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं आपके घर के अंदर ही, अगर आप देखोगे फ्रिज में जितनी अलग अलग सब्जियां रखी हैं तो वो सारी प्लांट्स के अंदर आती हैं, तो अलग अलग तरीके से ग्रो करती हैं। गाजर हुआ, आलू हुआ, जमीन के अंदर मिलते हैं। मिर्ची हो गई, टमाटर हो गए, वो प्लांट्स के ऊपर होती है। इस तरीके से हमें अलग अलग मेथड्स पढ़नी रहेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, एक एक मेथड को डिटेल में पढ़ना। उससे पहले एक और पॉइंट क्या समझ लेते हैं जल्दी से, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय आर.एच. व्हिटेकर। ये वाला पॉइंट एडिशनल पॉइंट है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, अगर नहीं समझना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, इसमें कोई इसका ज्यादा कनेक्शन नहीं है। बट फिर भी यहाँ पर क्या समझ लेते हैं, आर.एच. व्हिटेकर एक बहुत महान व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिजम्स जैसे मैंने यहाँ पर लिखे तो कुछ ही लिखे हैं, और भी बहुत सारे थे, इन सबको ग्रुप्स में बांट दिया उन्होंने कि आप अलग अलग नहीं रह सकते, अलग अलग रह सकते हो, लेकिन हम जो इंसान हैं हमें तो उनके बारे में पढ़ना है। जो बोटैनिस्ट होते हैं, जो पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, या जूलॉजिस्ट होते हैं एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, एक एक इंडिविजुअल को इन डिटेल में नहीं पढ़ सकते या समझ सकते। तो उनको जब ग्रुप्स में रखा जाता है क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, उस बेसिस पे क्या किया आर.एच. व्हिटेकर ने, उन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन बनाया जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको केवल 5 ग्रुप में डिवाइड किया है। सबसे पहला क्या है, स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 तरह के होते हैं, या तो इनकी बॉडी के अंदर केवल एक सेल प्रेजेंट होता है या बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एक ही सेल प्रेजेंट है तो ये हो जाएंगे क्या, सिंगल सेल। और अगर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हो गए इनकी बॉडी के अंदर तो ये क्या हो जाएगा, मल्टी सेल्यूलर। फाइन, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये देखा कि कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियस है और किसी में न्यूक्लियस नहीं है, तो उस बेसिस पे उन्होंने क्या दे दिया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता ही है। तो अब यहाँ पर हमने क्या बेसिस रखा, न्यूक्लियस का, और उसके बेसिस पे हमने डिवाइड करे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो केवल सिंगल सेल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड अगेन कर दिया, क्या, प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में। और मल्टी सेल्यूलर तो होते ही हैं क्या, यूकैरियोट्स। अब यहाँ पे मैंने 3 डिवीजन क्यों बनाए हैं, क्योंकि आगे चल के और ऑर्गेनिजम्स को अगेन हमें डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या, प्रोकैरियोट ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है और सेल कितना है, केवल एक सेल है। तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स को पकड़कर आर.एच. व्हिटेकर ने मोनेरा नाम के किंगडम के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स को हमें नहीं देखना है। देन अब फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स बैठे थे, वो आ गए यहाँ पर कि हमको भी ले लो इसके अंदर, क्योंकि हम भी सिंगल सेल है, मेरे पास भी एक ही सेल है। लेकिन आर.एच. व्हिटेकर ने बोला नहीं, तुम्हारे पास भले ही सिंगल सेल हो लेकिन तुम्हारे अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो मैं प्रोकैरियोट्स में नहीं डाल सकता। तो उन्होंने उनको क्या किया, सिंगल सेल हो अच्छी बात है, इनके पास में बैठा देता हूँ, लेकिन न्यूक्लियस है तो दूसरे ग्रुप में जाओ, और उसका नाम रख दिया क्या, प्रोटिस्टा, ठीक है। अब ये प्रोटिस्टा के अंदर आ गए आपके एमीबा, पैरामीशियम, जो आप 7th-8th क्लास से पढ़ते आ रहे होगे। ये जो एमीबा होता है ये यूकैरियोट होता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। जब भी देखना इसका डायग्राम, उसमें एक ब्लैक कलर का राउंड रहता है, तो वो न्यूक्लियस होता है, इसलिए यूकैरियोट है। और अमीबा हमेशा एक सिंगल रहता है, वो डिवाइड करके 2-3 बन गया, लेकिन एक इंडिविजुअल अमीबा के अंदर तो एक ही सेल है, तो वो सिंगल सेल यूकैरियोट अमीबा जो प्रोटिस्टा के अंदर आता है। और एक पैरामीशियम जो स्लिपर शेप का ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, प्लांट्स को, फंगस को। अब आ गए कौन, फंगस या फंगाई। फंगस या फंगाई कौन होते हैं, जो मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल से बनते हैं और सब सेल के पास में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, तो उसको हमने एक अलग ग्रुप में रख दिया, फंगस। देन आ गए हमारे प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट है अर्थ में वो सारे इसके अंदर आ गए। और तीसरे हो गए क्या हमारे, एनिमल्स। एग्जाम्पल्स, हाइड्रा, स्पॉन्जेस,
जब आप एनिमल किंगडम को और डिटेल में पढ़ोगे, चैप्टर रहेगा आपका आगे, उसमें हम समझेंगे। एनिमल किंगडम अगेन बहुत ज़्यादा फाइलम्स में डिवाइडेड है, लाइक पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, निडरिया, प्लैटीहेलमिन्थस, हेलमिन्थस, इस तरीके अलग अलग फाइलम्स हैं। तो ये जो स्पॉन्जेस होते हैं ये पॉरीफेरा के अंदर आते हैं। हाइड्रा जो होता है वो सीलेंट्रेटा फाइलम के अंदर आते हैं। होते तो सब एनिमल्स हैं, सब में न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। इनका सबका रिप्रोडक्शन अब हम देखेंगे किस टाइप का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंगस के अंदर कौन आ जाता है, पेनिसिलिन, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर करी गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और प्लांट्स के अंदर तो बहुत सारे हैं, पोटैटो है, जिंजर है, ऑनियन है, गार्लिक है, और जो भी आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल होगा वो हम समझेंगे। आप यहाँ पे डिटेल में समझते हैं फर्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दैट इज सेल डिवीजन या कहें बाइनरी फिजन। यहाँ पर इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, वो है क्या, व्हेन अ सिंगल सेल यानी कि एक सिंगल पेरेंट है, डिवाइड्स और ब्रेक्स, या तो वो डिवाइड होता है या अपने आप को तोड़ता है, इट सेल्स टू गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स। अगर एक सिंगल इंडिविजुअल जो कि पेरेंट है अपने आप को ब्रेक करके दो डॉटर सेल्स बनाता है जो कि ऑफस्प्रिंग्स है या कि यंग वंस है, तो ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और ऐसी टाइप की जो मेथड होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसको बोलते हैं क्या, सेल डिवीजन। यहाँ पे जो प्रोजेनी बनी है यानी कि जो डॉटर्स बनी है या ऑफस्प्रिंग्स बने हैं वो कितने हैं नंबर में, 2, इसलिए इसको यहाँ पे बोला गया क्या, बाइनरी फिजन। आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर इसके एग्जांपल्स 2 दे के रखे हुए हैं और वो दोनों आते हैं कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्टा यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, एमीबा एंड पैरामीशियम। एमीबा का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, सिंगल सेल होता है। उसके स्ट्रक्चर में आपको कुछ ऐसे फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया। और ये प्रोटिस्टा है, यूकैरियोट है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये हो गया एक सिंगल सेल एमीबा। अब ये चाहता है क्या, रिप्रोड्यूस करना, तो रिप्रोड्यूस का कौन सा मेथड यूज करेगा, ये सेल डिवीजन या बाइनरी फिजन। और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैसी होगी एमीबा के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल क्यों नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे एक ही अमीबा है, 2 अमीबा यहाँ पर नहीं है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को ग्रो करेगा। क्यों, क्योंकि इसको आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड होना है। तो यहाँ पर हो जाएगी क्या, इसकी ग्रोथ। तो ये हो गई किस तरह से, इसका जो न्यूक्लियस है अब ये कुछ इस तरीके से ग्रो करेगा, ये बड़ा हो रहा है। और फाइनली जब ये काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होगा, जब ये 2 पार्ट्स में टूटेगा तो इक्वल न्यूक्लियस पहुंच जाएगा दोनों डॉटर सेल्स के पास में। तो ये कुछ इस तरीके से 2 डॉटर सेल्स एमीबा की बन जाएंगी और दोनों के अंदर सेम एग्जैक्टली जो पेरेंट में न्यूक्लियस था वही आ जाएगा और ये बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह दिखाई देती है। तो ये 1 डॉटर सेल, ये 2 डॉटर सेल्स, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, क्लोन्स ऑफ एमीबा। तो ये हो गया क्या, सेल डिवीजन, बाइनरी फिजन, बिकॉज 2 सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम, जिसका शेप होता है एक स्लिपर के टाइप में, कुछ इस टाइप का। बिल्कुल अच्छा सा डायग्राम नहीं बना है बट फिर भी कुछ ऐसा रहता है पैरामीशियम। ये भी अपने आप को डिवाइड कर लेता है और 2 इक्वल पैरामीशियम्स को वो रिप्रोड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट आपका सेल डिवीजन। नेक्स्ट हमको पढ़ना है क्या, बडिंग टॉपिक। सेकेंड मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बडिंग। बडिंग वर्ड को समझते हैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से। आपने वर्ड सुना होगा बडिंग स्कॉलर्स। आपके घर के आसपास या आपके फैमिली से कोई भी जो रिलेटिव है उनके घर के आसपास आपने एक स्कूल सुना होगा, बडिंग स्कॉलर नाम के चलते हैं इनके, और दूसरे भी नाम के छोटे बच्चों के स्कूल्स होते हैं। इनका नाम बडिंग स्कॉलर्स क्यों रखा, जिन्होंने भी रखा होगा कुछ सोच समझ के रखा होगा। बडिंग स्कॉलर्स में क्या होता है कि ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पर 3 से 4 साल के बच्चों का एडमिशन कराया जाता है। वो अपने पेरेंट्स से अलग होकर क्या करने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं। तो वो अपने पेरेंट्स से, बच्चे क्या हो गए, चिल्ड्रंस डिटैच हो जाते हैं। डिटैच होने के बाद क्या परमानेंटली डिटैच हो जाते हैं, नहीं, वो डिटैच इसलिए होते हैं ताकि वो वहाँ पे एजुकेशन ले। इस तरीके से वो हायर एजुकेशंस में जाएंगे और जब वो बड़े हो जाएंगे तो जैसे उनके पेरेंट्स हैं वो वैसे तो दिखेंगे बायोलॉजिकली, बट सर्वाइव करने के लिए जो भी आगे उनको काम करना है तो वो स्कूल से एजुकेशन ले सकते हैं।
तो बर्डिंग वर्ड समझने के लिए वो पूरा स्कूल वाला सिनेरियो याद करने की जरूरत नहीं है। बर्डिंग से बस इतना समझ जाओ, कोई एक इंडिविजुअल है जो कि पेरेंट होने वाला है, वो अपने अंदर से एक छोटा सा इंडिविजुअल निकालेगा जिसको हम बर्ड बोलते हैं, अपने आप से उसको अलग कर देगा, तब वो जाके बड़ा हो जाएगा। फाइन, अब देखते हैं क्या बर्डिंग के टाइप्स। बुक के अंदर आपके बर्डिंग के टाइप्स नहीं दिए हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो बर्डिंग होती है वो अगेन 2 टाइप्स की होती है। एक होती है क्या, इंटरनल बर्डिंग, एक होती है एक्सटर्नल बर्डिंग। इंटरनल एक्सटर्नल वर्ड से समझ में आ गया होगा, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ चीज एक्स्ट्रा ग्रो कर रही है जो आगे चल के सेम इंडिविजुअल बना देगी, तो वो हो गई इंटरनल बर्डिंग। और अगर कोई इंडिविजुअल है, ये सपोज एक इंडिविजुअल है, इसके बाहर एक छोटी सी कुछ ग्रोथ आ गई है, तो ये एक्सटर्नल बर्ड हो गया बॉडी के बाहर। और ये क्या करेगा, थोड़े दिन बाद इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा होने के बाद में यहाँ से डिटैच हो जाएगा और अपने जैसा पेरेंट है उसके जैसा दूसरा वो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा इंडिविजुअल। तो इस तरीके से इस पेरेंट ने, इस इंडिविजुअल ने बर्ड फॉर्म करके अपने जैसा दूसरा इंडिविजुअल बनाया। या तो इसने रिप्रोडक्शन ही है ना, रिप्रोड्यूस किया अपने जैसे को, लेकिन मेथड कौन सी यूज करी, बर्ड बना के किया, तो वो मेथड क्या हो गई, बर्डिंग मेथड। तो अब बर्डिंग को समझते हैं विद एग्जांपल्स के साथ में। आपकी बुक में 2 एग्जांपल दिए हुए हैं। फर्स्ट देख के रखा हुआ है यीस्ट को, जिसका दूसरा नाम होता है क्या, सैकेरोमाइसिस सर्वेसिए। और ये होता है क्या, एक तरह का फंगस। ठीक है, तो यूकैरियोट है, मल्टीसेलुलर है। आर.एच. विटेकर ने जो किंगडम दिया था, फंगाई किंगडम के अंदर आपका आ जाता है कौन, यीस्ट, जो पहला एग्जाम्पल रहेगा बर्डिंग का। दूसरा एग्जाम्पल है इसके अंदर हाइड्रा। हाइड्रा क्या है, हाइड्रा आता है एनिमल के अंदर और ये आता है फाइलम सीलेंट्रेटा में। एनिमल्स के अंदर बहुत सारे फाइलम्स हैं, उनमें से एक फाइलम का नाम है सीलेंट्रेटा, जिसके अंदर हाइड्रा बिलोंग करता है। तो यहाँ पर देखो, एक एनिमल है हाइड्रा, एक यीस्ट है फंगाई। दोनों के दोनों एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और दोनों की मेथड सेम है। भले ही 2 अलग अलग किंगडम में, लेकिन उनकी मेथड कैसी है, सेम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, यहाँ पर यीस्ट को। यीस्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दे रखा है। उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि वो एक यूकैरियोट है और यहाँ पर एक बड़ा सा सर्कल बनाया हुआ है। ये हो गया यीस्ट। अब ये यीस्ट को क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है, अपने जैसे दूसरे यीस्ट बनाने हैं। तो इसके पास में दूसरा यीस्ट तो कोई आया नहीं है जो मेल हो या फीमेल हो, ये सिंगल पेरेंट है तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या करेगा, अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा ग्रोथ बनाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये रहेगा और जो न्यूक्लियस है ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रो करेगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरी ग्रोथ है जो आगे चल के इंडिविजुअल बनेगी उसके पास भी न्यूक्लियस होना चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ बनाई है यीस्ट ने, इसी को हम क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। अब ये कुछ टाइम तक यहाँ पर अटैच रहेगी बर्ड, थोड़ा थोड़ा बड़ी होती रहेगी और फाइनली डिटैच होके अपने आप को यहाँ से ब्रेक करके, यहाँ से वो ब्रेक करके कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। कुछ इस तरीके से ये आ गई बर्ड, इसके पास न्यूक्लियस है और ये आगे चल के ग्रो होकर एग्जैक्टली जैसा पेरेंट था वैसे का वैसा बन जाएगा दूसरा यीस्ट। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया किस तरीके से यीस्ट ने बर्ड बना के अपने जैसा दूसरा यीस्ट को बना लिया। तो क्या यहाँ पर सेम सेल डिवीजन की तरह हो रहा है, ये एक सेल था, यहाँ पे दूसरा बर्ड आ गया तो यहाँ पे 2 सेल्स बन गए। ये सेल डिवीजन से काफी डिफरेंट है। सेल डिवीजन में हमने क्या देखा था, जो एमीबा होता है वो अपने आप को ही क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है। तो यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स बनती है। यहाँ पर क्या बनी है, ये पेरेंट भी यहाँ पर रहेगा और एक डॉटर भी रहेगी, तो यहाँ पर भी 2 बनेंगे। एक तो पेरेंट ही है जिसके अंदर से ये बर्ड आई थी, सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 और ये था कौन सा, ये बर्ड वाला 2, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1। तो कितने बन गए, 2 डॉटर सेल्स बने। लेकिन अमीबा के अंदर जो 2 डॉटर सेल्स थे वो अपने पेरेंट से अटैच नहीं थे, वो उन्हीं को तोड़ के बना दिया।
तो यहाँ पे जो डॉटर थी वो पहले अपने पेरेंट्स से अटैच थी, उसके बाद वो अपने आप को ग्रो करी डिटैच होने के बाद में। तो इस तरीके से सेल डिवीजन या बाइनरी फिजन बर्डिंग से काफी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं हाइड्रा, जो कि एनिमल में सीलेंट्रेटा के अंदर आता है। हाइड्रा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का रहता है, एग्जैक्टली जैसा है वैसा मैंने नहीं बनाया है, बट समझने के लिए काफी है। यहाँ पर ये न्यूक्लियस होता है। तो ये जो हाइड्रा है, जब ये अपने आप को ग्रो करना चाहेगा, रिप्रोड्यूस करना चाहेगा, तो क्या करेगा, इसकी भी यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से आ जाती है क्या, दूसरी बर्ड, कुछ इस तरह की। तो ये हो गया बर्ड ऑफ हाइड्रा। अब ये बर्ड क्या करेगी, ग्रो हो जाएगी, एक टाइम के बाद में ब्रेक हो जाएगी अपने पेरेंट से, डिटैच होके अलग हो जाएगी और फिर से ग्रो करके दूसरा हाइड्रा बना लेगी। तो एक पेरेंट हाइड्रा हो गया, एक डॉटर हाइड्रा हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से हाइड्रा में एंड ईस्ट के अंदर हमने क्या देखी, कौन सी मेथड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बर्डिंग मेथड। एक और मेथड है कौन सी, फ्रैगमेंटेशन। आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर जो फ्रैगमेंटेशन मेथड है उससे रिलेटेड कोई अलग से एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो हाइड्रा ही होता है, ये जो बर्ड होती है, ये एक तरह का छोटा सा फ्रैगमेंट है, ये टूट के गिर के दोबारा से एक हाइड्रा बना लिया। तो ये जो हाइड्रा ने रिप्रोडक्शन किया है बर्डिंग से भी किया, बिकॉज बर्ड थी, बर्ड टूट के निकल के गिर गई तो वो फ्रैगमेंट हो गई थी, इसलिए वो फ्रैगमेंटेशन भी है। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप चाहते हो पढ़ना, तो फ्रैगमेंटेशन का एक और एग्जाम्पल हो सकता है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या होता है, कुछ इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है। दो पैरेलल लाइंस बना दो, उसके अंदर कुछ स्टैंडिंग लाइंस बना दो, तो ये हो गई एक सीढ़ी जो कि लेटाती है। ग्रीन कलर का होता है, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे क्या, स्पाइरोगायरा। ये क्या करता है, अपने आप को जब रिप्रोड्यूस करना है, अपने से दूसरे स्पाइरोगायरा बनाना है, तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और इसकी मेथड होती है क्या, फ्रैगमेंटेशन। तो इस स्पाइरोगायरा को क्या करो, ब्रेक कर दो। इस तरीके से ये हो गए इसके छोटे छोटे से फ्रैगमेंट्स। अब ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये दो वाला अलग हो गया, ये वाला, इसको मैं बना देती हूँ यहाँ पर, ये वाला इधर अलग हो गया और ये वाला जो एक और पार्ट था ये यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, ये स्पाइरोगायरा किस तरीके से, ये फ्रैगमेंट तो हो चुका है, इसमें फ्रैगमेंटेशन हो गया स्पाइरोगायरा के अंदर। अब यहाँ पर आ जाएगा क्या, इनका रीजनरेशन। जो एक पार्ट था इसमें से दूसरे, इस तरीके से पूरा स्पाइरोगायरा बन जाएगा। ये दूसरे वाले पार्ट से भी बन जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये तीसरे वाले पार्ट से भी बन जाएगा। तो एक स्पाइरोगायरा से इतने सारे स्पाइरोगायरा बन गए। जितनी ज्यादा उसमें फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे उतनी ज्यादा स्पाइरोगायरा हो जाएगी। तो ये हो गया एक फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल। दूसरा स्टारफिश होती है। स्टारफिश भी आपने देखी होगी, कुछ स्टार शेप की है, तभी उसका नाम स्टारफिश रखा गया है। स्टारफिश का कभी गलती से, किसी भी वजह से अगर उसकी एक आर्म ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तो ये फ्रैगमेंट हो गया ना, एक छोटा सा फ्रैगमेंट हो गया। तो ये फ्रैगमेंट अगर उसको सही इन्वायरमेंट मिल जाएगा तो इस फ्रैगमेंट से भी क्या हो सकता है, दूसरी स्टारफिश बन जाती है। तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पर एक फ्रैगमेंट से रीजनरेट हो गया। यहाँ पर तो ये फ्रैगमेंट से दूसरी स्टारफिश बन गई, और ये अगर टूट के गिर गई थी तो फिर से यहाँ पर एक आर्म आ जाएगी, तो ये रीजनरेट हो गया। तो फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड बर्डिंग काफी डिफरेंट है। हाइड्रा एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर बर्डिंग में, फ्रैगमेंटेशन भी दे रखा है। अगर फिर भी समझ में ना आता हो तो स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं क्या, जो फ्रैगमेंटेशन वर्ड समझा और यहाँ पर हमने क्या वर्ड समझा, एक और रीजनरेशन। एक्स्ट्रा टॉपिक है ये, बिल्कुल आपकी बुक में नहीं है। अगर आपको लगता है समझना है तो आप समझ सकते हो। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो स्टारफिश की एक आर्म टूट गई थी, दोबारा से रीजनरेट होके आ गई। तो ये भी एक तरह का इसने क्या करा, रिप्रोड्यूस कर लिया अपनी आर्म को। तो क्या मैं रीजनरेशन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डाल सकती हूँ, या रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकते ऐसा? इसलिए फ्रैगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है क्योंकि स्पाइरोगायरा के पास दूसरा स्पाइरोगायरा नहीं आया था, सिंगल स्पाइरोगायरा ने अपने जैसे बहुत सारे बनाए। रीजनरेशन को मैंने इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कोई भी तरह की रिप्रोडक्शन में नहीं डाला है क्योंकि रीजनरेशन का दूसरा एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, एक लिजर्ड यानी कि छिपकली जो होती है, यहाँ पे लिख देती हूँ, छिपकली की पूंछ कट जाती है जब वो डर जाती है,
तो उसकी पूंछ अलग हो जाती है। वो छिपकली से दूसरी पूंछ वो रीजनरेट कर लेती है, लेकिन क्या वो पूंछ से, उसकी टेल से दूसरी छिपकली जनरेट होती है? नहीं होती। तो यहाँ पर स्टारफिश एक अलग एक्सेप्शन था कि इसकी आर्म से पूरी स्टारफिश बन गई, लेकिन एक छिपकली की पूंछ से पूरी छिपकली नहीं बन पाई। तो रीजनरेशन को हम रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं रख सकते। रीजनरेशन एक अलग सेपरेट प्रोसेस है, बट वो रिप्रोडक्शन नहीं है।